Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I am going to explain the chapter It's Country for Me for my grade 11 students. Their unit number 5, It's Country for Me, written by Patricia Dimmoth. It's Country for Me is all about the life in the countryside. People to love to live in the countryside on the farms, and they love to lead a agricultural lifestyle. Little introduction about the chapter. In this chapter, the writer Patricia Dimmoth conveys the message that fruits of hard work and labor are sweeter than anything else in the world. के मेहनत और मजदूरी के जो फल हैं वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं. Farming represents a very important development in human history. जैसा कि इंसानी तारीख में खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. सो कंसिडरिंग द बेनिफिट्स एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स ब्रिंग अस, वी मस्ट से दैट इट इज़ अ बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. खेती बाड़ी ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है. थ्रू एग्रीकल्चर वी लर्न सो मच अबाउट आवर एनवायरनमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, क्लाइमेट, सीजन्स एंड मोर. जब हम ज़रूरी ज़मीनों पे ज़रूरी ज़िंदगी गुजारते हैं या इस ज़राअत के ज़रिए हमें अपने माहौल का पता चलता है, पौधों का, जानवरों का, सॉइल का, कि हमारे ज़मीन की मिट्टी कैसी है, मौसम का, बदलते हुए मौसमों का और बहुत सी चीज़ों का हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है. Moreover, the children growing up in farming life are more strong, energetic and have practical and first-hand knowledge of everything because they have more chances to interact with their environment directly. उसके बाद राइटर ये कहने की कोशिश करता है कि जो बच्चे खेती बाड़ी की ज़िंदगी में बड़े होते हैं वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तवाना और उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, अमली उनको तजर्बा होता है और उनको बेहतरीन उनके पास इल्म होता है हर चीज़ का, क्योंकि उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं. So Joel loves his work and uses his youthful energy indiscriminately. इस स्टोरी में एक बच्चा है, एक जिसका नाम जोल है, जो काम करने से मोहब्बत करता है क्योंकि वो गांव का रहने वाला है. गांव के बच्चे शहर के बच्चों की निस्बत ज़्यादा मजबूत और तवाना होते हैं क्योंकि उनको दे वॉक, दे रन इन द ओपन एनवायरनमेंट, इन द ओपन फील्ड्स, खुले मैदानों में भागते हैं. दे हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का उनको नॉलेज होता है क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से छू के देखते हैं. सो ही इज़ जोल भी एक ऐसा ही बच्चा है जो कि अपनी जो जवानी की जो ताकत है उसको बिला तकल्लुफ, बग़ैर किसी तफरके के वो इस्तेमाल करता है. ही इज़ मोर स्किलफुल एज ही हैज़ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. वो बहुत महारत रखता है क्योंकि उसको ज़राअत का अमली तजर्बा है, अमली इल्म है उसको. एंड देयरफॉर नॉट टिपिकल ऑफ एन एवरेज टीनेजर. वो एक आम टीनेजर की तरह का नहीं है जिसको जो आराम पसंद हो, जो थोड़ा सा काम करके फिर रेस्ट करना चाहता हो. वो उस तरह का बच्चा नहीं है. ही प्लेज आउटडोर गेम्स, वो बाहर आउटडोर गेम्स खेलता है, लाइक एन्जॉय सीइंग थिंग्स ग्रो एंड द चेंज ऑफ सीजन्स. उसके अलावा अपनी आंखों के सामने पौधों को उगता हुआ देखता है, फलों को लगता हुआ देखता है और जो मौसम की तब्दीली है वो उसका खुद वो तजर्बा करता है. दैट इज़ वाई ही सेज दैट हिज विलेज इज जस्ट लाइक अ
country for him with all facilities, freedom, happiness, responsibilities and comforts of hearth and home. वो कहता है यही उसके लिए एक मुल्क है, ये उसका कंट्री साइड है, यही उसका देहात है जहाँ पे वो रहना चाहता है, जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं, आज़ादी है, खुशियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं और घर का आराम और सुकून भी वहीं पे मौजूद है. This is all about the introduction of the chapter. Coming to the explanation of the chapter, it was 11:15 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up, "Joel, come and feed Lambie, will you?" She usually fed the orphaned lamb, but tonight she had come home late from a meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. एक रात ऐसा हुआ कि जोल की मदर 11:15 का वक्त था, रात के 11:15 थे कि उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी जब वो बेड पे अपनी किताब पढ़ रहा था. तो उसकी अम्मी ने कहा कि जोल, क्या तुम आओगे, क्या तुम शीप के बच्चे को, छोटा सा लैम्प था, उसको तुम क्या फीड करवाओगे, उसको खुराक देना पसंद करोगे. क्योंकि वो खुद यूजुअली अमूमन ऐसा होता था कि वो खुद उस बच्चे को फीड करने जाती थी, क्योंकि लेकिन आज रात वो घर लेट आई थी, मीटिंग से लेट घर आई थी और वो चूँकि अच्छे कपड़ों में, फॉर्मल ड्रेस में वो मलबूस थी, तो वो बाड़े में जाना पसंद नहीं कर रही थी. So the family dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside. Joel जैसे ही बाहर आया घर से तो फैमिली डॉग भी वहाँ पे मौजूद था जिसका नाम जेसिका था, वो भी उसके साथ हो लिया. उसने, जोल ने अपना ओवरऑल पहन लिया. ओवरऑल अ गारमेंट वॉर्न ओवर अदर क्लॉथिंग टू प्रोटेक्ट इट. ऊपर एक बड़ा सा या तो कोट उसने पहन लिया या उसने ओवरऑल ऊपर अपने कपड़ों के ऊपर पहन लिया, लाइक रॉम्पर टाइप थिंग, वो उसने पहन लिया ताकि उसके कपड़े गंदे ना हों. द लेसेस ऑफ हिज बूट्स डैंगलिंग लूज, डैंगलिंग हैंगिंग. His laces were loose. "Hey, Jess," he greeted her, ruffling the dog's thick fur with one hand as they loped together to the barn. Ruffling means fluttering and disturbing the hair of the dog. As they loped together to the barn, lope means walk with easy steps but steadily, continuously walking but with easy steps. In his other hand, he carried Lambie's meal, milk replacement in a soda pop bottle capped by a black nipple. His soda pop means any sweet drink bottle. His mother has put milk in the soda pop water bottle, so capped by a black nipple in order to feed a little Lambie. The March air was cold and the yard light caught the mist of Joel and Jessica's breath. It was a cold night because it was the month of March and there was a mist all around. A dim crescent moon hung low over the east hayfield और एक पतला सा चांद भी नज़र आ रहा था, खेतों में बहुत करीब नज़र आ रहा था. Otherwise the night was black. Hayfield, a field of dried grass which is a fodder for the animals. A dried grass which is a fodder for the animals. Sprang up, jump up. You can see the meanings on the screen. Now, suck down, to drink all quickly. Ancestors, forefathers. Now see, here Lambie called Joel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. जैसे ही उस छोटे लैम्बी ने देखा जोल को आते हुए, उसने अपने स्ट्रॉ बेडिंग से जंप लगाया और फौरन ही 30 सेकेंड्स में उस पूरी बॉटल को पी लिया. सक डाउन मीन्स टू ड्रिंक ऑल क्विकली. हर मदर हैड डाइड गिविंग बर्थ टू हर अ वीक बिफोर, क्योंकि इस लैम्बी की जो माँ थी वो एक हफ्ता पहले मर चुकी थी. दिस मे हैव बीन जोल्स 33,000 ट्रिप टू द बार्न, और ये हो सकता है कि ये जोल का तकरीबन 33,000
उसका विजिट हो इस बाड़े में, सिंस ही गोज इन एंड आउट ऑफ वन एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे, दिन में 10 मरतबा तो वो बाड़े में आता जाता है. जोल नोज दीज फार्म बिल्डिंग्स बेटर देन ही नोज हिज ओन बेडरूम. जोल को इन फार्म बिल्डिंग से इतना प्यार है, ये जो बार्न है जहाँ पे बाड़े में मवेशी भी रखे हुए हैं, इनसे इतना प्यार है, इतना उसे अपने बेडरूम से प्यार नहीं है जितना फार्म बिल्डिंग से है. ही श्योरली स्पेंड्स मोर वेकिंग आवर्स इन देम, और जब तक वो जागता है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो वहाँ गुजारता है. ही नोज़ हाउ टू केयर फॉर द एनिमल्स दे शेल्टर. वो जानता है कि जो उन्होंने जानवर रखे हुए हैं उनकी कैसे हिफाजत की जाए, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है. एज वेल एज ही नोज़ हाउ टू केयर फॉर हिमसेल्फ. फार्मिंग इज़ जोल्स वर्ल्ड. फार्मिंग, खेती बाड़ी, जोल की दुनिया है. Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born 13 years ago. 13 साल पहले जब जोल पैदा हुआ था तो तब से वो उसने इसी ज़मीन पर आंखें खोली थी. It means Joel is 13 years old. It is the farm of his ancestors, forefathers. ये खेत उसके आबाओ अजदाद का है. He lives in the house that his great grandfather built. वो उस घर में रहता है जो उसके परदादा ने बनाया था. द लैंड ही हेल्प्स हिज फादर एंड ब्रदर्स इज द लैंड दैट हिज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जेम्स हॉलैंड बॉट इन 1860. और जिस ज़मीन को वो और उसके बाप और भाई मिल के काश्त करते हैं, ये उसके दादा के दादा ने ख़रीदी थी जिनका नाम जेम्स हॉलैंड था. 1860 में ये ज़मीनें ख़रीदी गईं. जेम्स वॉज एन आयरिश इमिग्रेंट. वो आयरिश से आयरलैंड से वो हिजरत करके यहाँ आया था. इमिग्रेंट मीन्स अ नॉन नेटिव पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू परमानेंटली सेटल इन सम अदर कंट्री. So he drove a team of horses to plow the land and make it ready for corn. अब वो घोड़ों के ज़रिए इस ज़मीन को वो उस वक्त की बात करें जब उसके दादा ने ये ज़मीन ख़रीदी थी तो वो घोड़ों के ज़रिए इस ज़मीन को काश्त करते थे एंड मेक इट रेडी फॉर कॉर्न, और अनाज के लिए इसको तैयार करते थे. नाउ 5 generations लेटर, अब 5 नस्लों के बाद जोल प्लोज द सेम लैंड अटॉप अ ट्रैक्टर की ताकत है. फार्मिंग इज़ The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. ये बहुत ही अच्छी किस्म की जो मिट्टी है इसको हॉलैंड्स ने, ये जो फैमिली है हॉलैंड्स की, इन्होंने तैयार किया. एक्सेसिव केयर और बहुत तवज्जो से और बहुत ख्याल करके इसको तैयार किया फॉर ओवर 120 years. फार्मिंग इज़ जोल्स हेरिटेज, और ये इसका मतलब है कि खेती बाड़ी जो है वो जोल को विरासत में मिला है, उसके आबाओ अजदाद का ये विरसा है जो अब उसको मिला है. द हॉलैंड फार्म इज नियर स्केल्स माउंड. स्केल्स माउंड अ नेम ऑफ द विलेज इन इलिनॉइस, द यूनाइटेड स्टेट्स. A tiny town of 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. Now, he snuggled means to lie close to each other. ये 400 लोगों का एक छोटा सा गांव है जो इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं. The land there is hilly, पहाड़ी इलाका है ये, rolling in great waves, और बहुत से मोड़ हैं इस ज़मीन में. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. और फिर कुछ ही मील के फासले पे इस मुल्क का यानी यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ऊंचा मुकाम वाक़या है. Joel attends public school in Scales Mound in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupils. जोल स्कूल भी पढ़ता है. स्केल्स माउंड में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक स्कूल वाक़ है. इन अ स्प्लिट लेवल ब्रिक बिल्डिंग. स्प्लिट लेवल अ बिल्डिंग विद रूम्स ऑन डिफरेंट लेवल्स. चूँकि ये पहाड़ी पे वाक़ स्कूल था तो इसलिए इसके मुख्तलिफ लेयर्स थी. एक रूम अगर नीचे था तो दूसरा उसके साइड पे ऊपर, फिर दूसरी तरफ ऊपर था, उसकी छत के ऊपर बना हुआ था. ऐसे स्प्लिट लेवल बिल्डिंग थी ये. और टोटल विद 235 अदर ग्रेड स्कूल एंड पीपल्स, हाई स्कूल पीपल्स, दूसरे 235 बच्चे थे. अबाउट हाफ द स्टूडेंट्स आर फार्मर्स. जाहिर है आधे से आधे स्टूडेंट्स जो थे वो किसान थे. दिस ईयर जोल विल ग्रेजुएट फ्रॉम 8th grade एंड बिगिन 9th. इस साल जोल 8th grade पास करके 9th में दाखिल हो जाएगा. बट हिज क्लास विल नॉट गेट लार्जर. लेकिन उसकी क्लास बड़ी नहीं होगी, वही स्टूडेंट्स जो होंगे उतने ही होंगे, एक्सेप्ट फॉर 3
फॉस्टर चिल्ड्रन हु केम एंड लेफ्ट, 3 जो थे वो लेपालिक बच्चे थे जो कि उसके साथ शामिल हुए थे लेकिन वो चले भी गए. जोल हैज़ बीन विद द सेम 19 किड्स सिंस फर्स्ट ग्रेड. अपने पहले लेवल से, अपने पहले ग्रेड से, पहली क्लास से अब तक वो उन्हीं 19 बच्चों के साथ पढ़ता है. I know every kid in practically the whole school, he says. और जोल कहता है कि मैं हर बच्चे को, पूरे स्कूल में हर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ. Some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. और कहते हैं टीवी पे मैं जो स्कूल्स शहरों के, ही मीन्स टू से सिटी स्कूल्स की बात कर रहा है कि शहरों में वाकई जो स्कूल है वहाँ तो बच्चे अपनी क्लास के बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं जानते, और मैं तो पूरे स्कूल के बच्चों को अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो सालों से उसके साथ पढ़ते आ रहे हैं. जोल इज़ अ गुड स्टूडेंट दो रिलक्टेंट टू डिस्कस इट. जोल बहुत अच्छा तालिब इल्म है लेकिन वो हेजिटेंट है, वो इसको खुले तरीके से अभी डिस्कस नहीं करता, वजाहत करने से वो हिचकिचाता है. या आई गेस आई पुल मोस्टली एज सम बीस. कहते हैं हाँ मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादातर मैं ए ग्रेड लेता हूँ और कुछ बी लेता हूँ. इन नेशनल टेस्टिंग जोल स्कोर्ड एन ओवरऑल 99%. नेशनल टेस्टिंग में जोल ने तकरीबन 99% नंबर लिए, मीनिंग दैट ओनली 1% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड हायर. सिर्फ उसमें से एक बच्चा उससे आगे था जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए थे. हिज स्टडीज आर टिपिकली ऑफ एनी 8th ग्रेडर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उसकी जो स्टडीज़ है, उसकी जो तालीम है वो आम बच्चों की, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में 8th ग्रेड के बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह की उसकी तालीम भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. वी आर डूइंग परसेंट्स इन मैथ्स. वो कहता है मैथ्स में हम वही परसेंट्स के क्वेश्चंस करते हैं. इंग्लिश फॉरगेट इट. वो कहते हैं कि इंग्लिश तो भूल जाए. Like he means to say that he does not have English is not compulsory. In history, we are up to FDR. FDR, Franklin Delano Roosevelt. He is 32nd president of the United States. कहते हैं हिस्ट्री में अब हम उसको पढ़ रहे हैं. In science, we do experiments like taking this chemical HCl and blowing up pieces of chalk. वो कहता है साइंस में भी हम उसी तरह जैसे 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसी तरह हम भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. So there is no difference of a study and those who are the 8th grade students in the United States. But when the school bus drops Joel off, लेकिन जब स्कूल की बस जोल को उतार देती है एंड ही रन्स अप द क्वार्टर माइल लेन टू हिज फार्म हाउस, और वो भागता है तकरीबन क्वार्टर माइल का फासला तय करके वो अपने फार्म हाउस की तरफ जाता है. ही स्लिप्स आउट ऑफ हिज स्निकर्स. अपने कंफर्टेबल शूज से वो बाहर आता है एंड पुल्स ऑन हिज बूट्स, और अपने बूट पहन लेता है. देन हिज लाइफ इज नो लॉन्गर टिपिकल ऑफ एन एवरेज टीनेजर. फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो एक आम बच्चे की जैसे की ज़िंदगी नहीं होती. हिज फुट गियर इज़ द क्लू. उसने जो पाँव पे पहन लिया है वो ही इस बात की सबसे बड़ी निशानी है. क्लू मीन्स इंडिकेशन. वो एक निशानी है, वो जाहिर कर देता है कि अब वो एक आम बच्चा नहीं रहा. जोल वेयर्स बूट्स एवरी डे. हर रोज़ वो बूट्स पहनता है, नो मैटर व्हाट द सीजन, कोई चाहे गर्मी हो या सर्दी हो. दैट्स बिकॉज ही डज चोर्स एवरी नाइट आफ्टर स्कूल. क्योंकि स्कूल के बाद हर रात हर शाम वो बहुत हैवी काम करता है, घरेलू काम करता है. एंड फॉर सेवरल आवर्स ऑन वीकेंड्स. चोर्स आर रूटीन टफ वर्क. वो स्कूल के बाद अपने रूटीन के घर के काम, खेती बाड़ी के काम करता है, और फिर वीकेंड्स पे तो वो कई घंटों यही काम करता रहता है. द चोर्स आर बूट वर्क. और ये जो घरेलू काम होते हैं, रूटीन के काम, ये आसान नहीं होते, ये बूट वर्क ही होते हैं. लाइक हार्ड, बहुत सख्त होते हैं, भारी होते हैं, एंड समटाइम्स डर्टी, और समटाइम्स गंदे काम भी ये होते हैं. लाइक वो कीचड़ में उसे चलना होता है, मिट्टी में हाथ पाँव मारने होते हैं उसे खेती बाड़ी के सिलसिले में. So the daily chores that Joel does help run the farm and help support the family. So वो कहता है कि जो दिन भर के जो रोज़मर्रा के ये जो काम करता है वो अपने खेती बाड़ी
करने में अपनी फैमिली की हेल्प करता है, और इस तरह जाहिरी बात है वो फाइनेंशियली भी अपने फैमिली की हेल्प कर रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी के काम में अपने वालदैन का, अपने भाइयों का हाथ बटाता है और इस तरह से उनकी इनकम आती है। बट ही डज द वर्क ऑफ एन एडल्ट, लेकिन वो बच्चों की तरह का काम नहीं करता, वो एक बड़े बंदे की तरह का काम करता है। अनलाइक मोस्ट फैमिलीज वेयर द पेरेंट्स अलोन मेक द मनी, बहुत सी फैमिलीज में तो ऐसे होता है कि वालदैन ही सिर्फ पैसे कमाते हैं। फार्म फैमिलीज वर्क टुगेदर, लेकिन ये जो किसानों की खानदान होते हैं ये मिल के, वहाँ पे छोटे बड़े मिल के काम करते हैं। ईच चाइल्ड्स लेबर इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू द फैमिलीज वेल बीइंग, हर बच्चे का काम ना सिर्फ उस खानदान की, उस फैमिली के अच्छाई के लिए बहुत अहम होता है, इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। नाउ ही सेज द हॉलैंड्स ऑपरेट अ सेल्फ सफिशिएंट फार्म, हॉलैंड्स का अपना एक, वो खुद मुख्तार है, उनका अपना बहुत बड़ा खेत है। टिपिकल ऑफ मैनी इन द कॉर्न बेल्ट, जैसे कि और बहुत से खानदानों का जो कि यहाँ पे अनाज के इलाके में, जहाँ पे अनाज उगता है इस इलाके में रहते हैं। देयर इज लाइफ स्टॉक, वो मवेशी पालते हैं, लाइक कैटल, फ्यू शीप, मवेशी होते, भेड़ बकरियां हैं। इन ईच हर्ड दे कीप सम फीमेल्स टू रिप्लेनिश द स्टॉक, और हर बाड़े में, हर उसमें ग्रो में मवेशियों के, वो कुछ फीमेल मवेशियों को भी रखते हैं ताकि इस स्टॉक को बरकरार रखा जा सके। रिप्लेनिश मीन्स टू कंप्लीट, इसको मुकम्मल रखने के लिए, उसको रीफिल करने के लिए फीमेल्स को भी रखा जाता है। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सोल्ड फॉर स्लॉटर एंड लैंड ऑन अमेरिकन टेबल्स एज बीफ एंड लैम्ब, और बाकी के जो जानवर होते हैं उनको ज़िबा किया जाता है और उनको बेच दिया जाता है अमेरिका के शहरों में बीफ और लैम्ब जैसे उनके खाने की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। द हॉलैंड्स ग्रो वर्चुअली ऑल द फूड देयर एनिमल्स नीड, और उनके जानवरों को भी जो खुराक चाहिए होती है वो खुराक भी उगाते हैं। वर्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट, देयर एनिमल्स विच आर द नीड ऑफ देयर एनिमल्स, जो उनके जानवरों की ज़रूरत है। लाइक कॉर्न, अनाज उगाते हैं वो, ओट्स उगाते हैं। ओट्स आर वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल ग्रास होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एंड हे और खुश्क घास, ड्राई ग्रास यूज्ड एज, जो कि चारे के तौर पर इस्तेमाल होती है। दे सेल द सरप्लस जो बच जाता है, यानी जो चारा बच जाता है उनके जानवरों से, और या जो सीरियल्स या जो भी ओट्स या कॉर्न्स बच जाते हैं वो बेच भी देते हैं। दो मोस्ट ऑफ देयर मनी कम्स फ्रॉम सेलिंग द एनिमल्स देमसेल्व्स, लेकिन उनके ज़्यादातर जो इनकम, उनकी जो आमदनी है वो जानवरों को बेच के हासिल होती है। टू रन अ फार्म लाइक दिस फार्मर्स हैव टू हैव मैनी स्किल्स, इस तरह के खेत को मेंटेन रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए किसानों के पास बहुत सी महारत होनी चाहिए। दे हैव टू बी मशीन ऑपरेटर्स, ये जो किसान हैं ये सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते, इनमें बहुत सी महारत होनी चाहिए। लाइक उनको मशीनें चलाने का तरीका आना चाहिए। ड्राइविंग इमेंस एंड पावरफुल व्हीकल्स, क्यों कि उनको बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स चलाने पड़ते हैं। दे हैव टू बी मैकेनिक्स, उनको एट द सेम टाइम मैकेनिक्स होना चाहिए, रिपेयरिंग दैम, कि अगर मशीनरी ख़राब हो जाए तो खुद उसको ठीक भी कर सकें। हस्बैंडमैन अ पर्सन हु रेजेस क्रॉप्स एंड टेंड्स एनिमल्स, जो फसलें उगाता है बंदा और जानवरों की देखभाल करता है। रेजिंग लाइफ स्टॉक, यानी उसको हस्बैंडमैन होना चाहिए जो कि मवेशी पालता है। वेटरनेरियंस होना चाहिए, यानी जानवरों का डॉक्टर भी उनको एट द सेम टाइम होना चाहिए। टेंडिंग देम व्हेन सिक, जब जानवर बीमार हो जाएं तो वो उनकी देखभाल कर सके। एग्रीकल्चरिस्ट्स, वो उनको एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए ताकि उनको खेती बाड़ी का इल्म हो। ग्रोइंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे खुराक उगा सकें। एंड बिजनेस पीपल मैनेजिंग लाइक जोल्स फादर अ फार्म ऑपरेशन वर्थ नियरली $1 million, और उनको एक ताजर भी होना चाहिए क्योंकि उनको अपना इतना स्टॉक बेचना पड़ता है और $1 million में उनको पैसा मिलता है, या वो पैसे का बिजनेस, वो लेन देन जो होता है, ताकि वो उस बारे में वो जान सकें। एज जोल वर्क्स ऑन द फार्म, जोल चूंकि एक बच्चा है लेकिन चूंकि वो खेत में काम करता है, ही इज ऑल दीज वर्कर्स, उसने ये तमाम स्किल्स अभी से सीख ली हैं।
Yet he is a boy still and like an apprentice continues to learn new skills. अभी चूंकि वो एक लड़का है लेकिन फिर भी like an apprentice सीखने वालों की तरह, apprentice a trainee, the one who gets training, continues to learn new skills, वो नई महारत सीखता रहता है. जोल टेक्स हिज लर्निंग सीरियसली, जोल अपनी सीखने को संजीदगी से लेता है बिकॉज हिज गोल इज टू बिकम अ फार्मर, क्योंकि उसका मकसद किसान बनना है. ही इज एक्सट्रीमली अलर्ट एंड वॉचफुल, वो होशियार रहता है और हर वक्त वो देखता रहता है, होशियारी से वो देखता रहता है. लाइक अ कैट, इवन वेन नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ चोर, अगर वो घरेलू काम में अगर या उस वक्त जो रूटीन के काम में वो खुद इन्वॉल्व नहीं भी होता, जोल कैन रेडिली आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन. लेकिन जो कुछ काम हो रहा है अगर जोल से पूछा जाए तो वो फौरन उसका जवाब देगा. He listens as his dad counsels a seat customer in the kitchen. वो गौर से सुनता है जब उसके फादर जो हैं वो सीट कस्टमर के साथ जो बीज वगैरह देने आते हैं उसके साथ या लेने आते हैं उनके साथ जब वो मशवरे करता है तो वो गौर से सुन रहा होता है. As his brother Terry consults a vet about recent deaths in his hog herd. फिर उसने वो भी सुना जब टेरी ने डॉक्टर से वो मशवरा कर रहा था कि उसके जो पिग्स हैं उसमें काफ़ी सारी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले उसमें काफ़ी डेथ्स हुई हैं, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. तो उसने वो कन्वर्सेशन भी गौर से सुनी. एज इज ओल्डर ब्रदर्स डिस्कस सॉइल प्लानिंग, या वो मिट्टी के बारे में मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं, ज़मीन को कैसे काश्त किया जाए बेहतरीन तरीके से. वाइल दे मेंड अ फेंस, ये जो इर्द गिर्द ज़मीनों के इर्द गिर्द बाढ़ को ठीक करते हुए साथ साथ जब वो मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं कि कैसे बेहतरीन काश्तकारी की जाए, तो वो फिर भी सुन रहा होता है. नॉलेज सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली सीपिंग, इसीलिए इल्म जो है वो मुसलसल उसके जहन में दाखिल होता रहा है. समटाइम्स फ्लोइंग, बाज़ औक़ात तो सीपिंग मीन्स पासिंग स्लोली एंड समटाइम्स फ्लोइंग, समटाइम्स वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता है, मीनिंग्स को जल्दी समझ लेता है इनटू जोल्स माइंड, उसका जहन. समटाइम्स नॉलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में बैठता है और कुछ वक्त तो वो जल्दी जल्दी ग्रैस्प उसकी मतलब उसके जल्दी उसे समझ आ जाता है. जोल इज़ द यंगेस्ट ऑफ एडी एंड बेटी हॉलैंड्स. एड एंड बेटीज हॉलैंड 6 चिल्ड्रन. एड और बेटी के 6 बच्चों में से जोल सबसे छोटा है. ओनली ही एंड हिज ब्रदर मैरी मार्टी 16 स्टिल लिव एट होम. सिर्फ वो और उसका भाई मार्टी जो कि 16 साल का है उससे 3 years बड़ा है, वो घर में रहते हैं. 2 other brothers बिल एंड टेरी कम होम ईच डे. उसके दूसरे 2 भाई जिनका नाम बिल और टेरी है वो हर रोज़ घर आते हैं टू ईट मील्स, खाना खाने विद द फैमिली, अपने सारे घर वालों के साथ. बिल एंड टेरी रेंट नेबरिंग फार्म्स. बिल और टेरी ने जो इर्द गिर्द के जो खेत हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं. ईच हैज़ हिज ओन लाइफ स्टॉक हर्ड, हर बंदे का अपना एक मवेशियों का बाड़ा है. बट दे फार्म देयर लैंड कलेक्टिवली विद देयर फादर, और लेकिन अपनी ज़मीन को वो मिलजुल के अपने बाप के साथ काश्त करते हैं. 2 other children, केविन एंड कैथी, डू नॉट लिव एट होम. दूसरे 2 बच्चे जो हैं केविन एंड कैथी वो घर में नहीं है. दिस ईयर केविन 22 विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन शिकागो. इस साल केविन जो है वो 22 years का है और अब वो शिकागो में कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा. ही विल बी द 4th कॉलेज ग्रेजुएट अमंग द हॉलैंड चिल्ड्रन, और हॉलैंड के बच्चों में से वो 4था बच्चा होगा जो कि जिसने ग्रेजुएशन की है. वी इंसिस्ट दे ऑल गो टू कॉलेज एंड गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट्स लाइक ऑफ द फार्म. उसकी मदर सेज बेटी, उसकी मदर कहती है कि हम चाहते हैं कि इनमें से सब हर एक कॉलेज जाए, हमारे बच्चों में से हर बच्चा कॉलेज जाए और खेतों से दूर, खेती बाड़ी की ज़िंदगी से दूर रह के देखें कि उसका क्या मज़ा है. देन इफ़ दे वांट टू कम बैक टू फार्मिंग दैट्स फाइन. फिर अगर कॉलेज के बाद उस ज़िंदगी के कॉलेज लाइफ के बाद अगर दोबारा खेती बाड़ी की तरफ वो आना चाहते हैं तो ये बहुत उम्दा बात है. कैथी 24 इज़ द ओल्डेस्ट चाइल्ड एंड द ओनली डॉटर. कैथी जो है वो 24 years की है और सिर्फ एक बेटी है इस फैमिली में. शी इज़ नाउ अ रोमन कैथोलिक नन डूइंग ग्रेजुएट स्टडी. नाउ शी इज़ अ रोमन कैथोलिक नन. अब वो एक रिलीजियस वो शी हैज़ बिकम अ रिलीजियस लेडी. वो जैसे वो सिस्टर्स होती हैं और रिलीजियस प्रीचिंग करती हैं, मजहबी तालीम देती हैं लोगों को. Now she is studying in Dubuque, Iowa.
She has become a religious nun, now busy in religious preaching. तबलीग का काम उसने शुरू कर दिया. But like her brothers, she grew up farming. चूँकि भाइयों की तरह वो उसी खेती बाड़ी की ज़िंदगी में बड़ी हुई थी. And she still misses it. अब भी वो बहुत याद करती है इस ज़िंदगी को. Kathy called this May during her final exams and said, I would give anything to be plowing instead. Kathy ने इस साल मई में अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के दौरान घर में बात की और कहा कि मैं काश्तकारी के लिए हर चीज़ को कुर्बान कर सकती हूँ. As the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he has wanted. और चूँकि सबसे छोटा है जोल, तो उसके बहुत खेती बाड़ी के उसके उस्ताद बहुत ज़्यादा हैं. Then he is wanted, वो इतने चाहता नहीं है जितने उसके उस्ताद हैं. One night he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. एक रात वो किचन टेबल पे सब बैठे हुए थे और उसके भाई और उसके फादर खेती बाड़ी के जो सिला है, उसके जो इनामात हैं, उसके जो ब्लेसिंग्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे. इट्स अ गुड इंडिपेंडेंट लाइफ सेड बिल. और बिल ने कहा कि ये तो खेती बाड़ी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और आज़ाद ज़िंदगी है. यू आर योर ओन बॉस. इसमें आप ही अपने बॉस होते हैं, आप ही अपने अफसर खुद होते हैं. I wouldn't know, said Joel grinning. और जोल ने तंजिया हंसते हुए कहा कि मेरा नहीं ख्याल. I have got bosses. मेरे तो बहुत सारे अफसरान हैं. Who? asked his dad. उसके फादर ने पूछा कौन. Joel pointed to each one around the table. और जोल ने उस टेबल पे बैठे हुए हर बंदे की तरफ इशारा किया. They all laughed और वो सब हंस पड़े. Joel used to be largely at somebody's side, watching and listening, lending a hand. चूँकि वो छोटा था, practically involved तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन वो हर वक्त हर एक के साथ रहता था. Like watching and किसी को काम करते देखता था, किसी को काम करने के दौरान सुनते हुए सुन लेता था, बोलते हुए सुनता था, किसी की मदद करता था, मदद कर देता था, कोई चीज़ पकड़ा देता था या भाग के किसी के लिए कोई चीज़ ले आता था. और गोइंग ऑन द रन फॉर अ ट्रैक्टर लाने के लिए उसको भागना पड़ता था. फॉरगॉटन टूल, कोई हथियार भूल के आ गया. ज़रूरी आलात जो हैं अगर घर में भूल आए तो वो जोल चूँकि छोटा होता था उसी को भगाते थे, उसी को वो भगाया करते थे. He took the occasional bossing he got in stride. और sometimes तो वो जब अकेला सफ़र करता था, भाग दौड़ करता था, तो वो occasionally वो खुद अपना बॉस खुद होता था. Now he is so busy with his own work. अब वो stride means to walk with long steps. तो अब ये था कि वो ही इज़ सो बिजी विद हिज ओन वर्क दैट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू बी एवरीबडीज गोफेयर. गोफेयर मीन्स टू रन एज सर्वेंट. चूँकि वो अब इतना बिजी था कि वो हर एक के लिए ही वॉज नो. जब वो खुद अपनी मर्जी से घूमने फिरने निकल जाता था तो फिर वो सबकी पहुंच से ज़रा बाहर होता था और वो सब के लिए एज अ सर्वेंट वो अवेलेबल नहीं होता था. If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm, says Betty. उसकी मदर कहती है अगर जोल को एक लफ्ज़ में उसकी वजाहत की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, तो मैं एक वर्ड उसके लिए यूज़ करूँगी, वो enthusiasm है, जज्बा उसका. He uses his youthful energy indiscriminately. अपने नौजवानी की जो ताकत है वो उसको बग़ैर किसी तफरके के वो इस्तेमाल करता जाता है. More willingly, वो बहुत चाहत से अपने यूथफुल एनर्जी को इस्तेमाल करता. ऑन वन समर डे ही जम्प्ड 15 फेंसेस. एक गर्मी का दिन था, उसने 15 बाड़ों से छलांगें लगाई. ड्रोव फार्म मशीनरी 25 माइल्स. 25 मील तक उसने मशीनरी को ड्राइव ट्रैक्टर्स चलाए. फेड 320 एनिमल्स. एक दिन में उसने 320 जानवरों को खुराक खिलाई. ओपन एंड क्लोज्ड 8 गेट्स. जो फार्म के इर्द गिर्द 8 दरवाजे लगे हैं उनको खोला बंद किया. वॉकड एंड रैन अबाउट 8 माइल्स. 8 मीलों तक चला भी, भागा भी. जंप्ड ऑन एंड ऑफ द ट्रैक्टर 26 टाइम्स. वो 26 दफ़ा वो ट्रैक्टर पे बैठा और उतरा. लिफ्टेड 900 पाउंड्स ऑफ ग्रेन. अनाज की भारी बोरियां, 900 पाउंड की भारी बोरियां. On weekends and during the summer, Joel works outdoors anywhere
फ्रॉम 8 to 15 आवर्स अ डे। वीकेंड्स पे या गर्मी के दौरान जोल जो है वो बाहर निकल जाता था 8 से 15 घंटों के लिए। द ओनली टाइम ही माइंड्स इट इज़ ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग। सिर्फ एक दफ़ा वो इस बात का बुरा मतलब उसको बुरा लगता था बाहर जाना जब शुरू का बहार का मौसम था। देन द स्नो मेल्ट्स एंड रेन ऑफन पावर्स डाउन डेली। फिर ये होता था कि जब चूँकि बर्फ़ पिघलती थी और फिर बारिश जो है वो अक्सर ऑलमोस्ट रोज़ाना ही बारिश बरसती थी, टर्निंग द फार्म यार्ड इनटू अ स्वैम्प। और फिर वो ये जो खेत होता था उसको बिल्कुल मिट्टी के गीली मिट्टी में तब्दील कर देती थी। मड सक्स एट इज बूट और कीचड़ उसके पाँव के साथ लगता था, मेकिंग वॉकिंग इट सेल्फ अ टीडियस चोर। और जो वॉक करना उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे अमल होता था, बहुत थका देने वाला होता था। मोर देन द बॉदर दो जोल हेट्स द अगलीनेस। सबसे ज़्यादा बात ये थी कि तकलीफ से भी ज़्यादा मसला ये था कि जोल को गंदगी नापसंद थी। When it rains everything seems so awful। चूँकि बारिश की वजह से कीचड़ बन जाता था तो हर चीज़ बहुत बुरी नज़र आती थी। Regardless of how much energy his work consumes, बग़ैर इस बात की वो परवाह नहीं करता था कि काम जो है वो उसमें उसकी कितनी ताकत सर्फ होती है। जोल हैज़ प्लेंटी लेफ्ट ओवर फॉर स्पोर्ट्स। काम के बाद भी उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो खेल कूद के लिए उसको लगा सके। ही हंट्स डियर्स एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ इन द फॉल। वो हंटिंग के लिए भी जाता था। स्नो मोबाइल्स इन द विंटर और सर्दियों में वो टू राइड इन स्नो, वो बर्फ़ पे सफ़र करता था। स्प्रिंग ब्रिंग्स सॉफ्ट बॉल एंड बास्केटबॉल गेम्स खेलता था। एंड समर प्रोवाइड्स वेदर फॉर वाटर स्कीइंग एंड फिशिंग। और गर्मियों के दौरान वो वाटर स्कीइंग करता था, मोटर बोट पे बैठ के पानी पे सफ़र करता था, फिशिंग करता था। नियरली ऑल हिज फेवरेट स्पोर्ट्स आर प्लेड आउटडोर्स। उसके तमाम जो बेहतरीन उसके पसंदीदा खेल थे वो घर से बाहर खेलने वाले थे। Now the last paragraph is if he had to live in the city for a year, अगर एक साल भी उसको शहर में रहना पड़ता, Joel says he would mostly miss the land। वो जोल कहता है कि वो तो ज़्यादातर अपनी ज़मीन को ही याद करता। आई वुड मिस सीइंग थिंग्स ग्रो। मैं तो मिस करता, मैं तो याद करता कि चीज़ें कैसे, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख। Coming to the exercise of this chapter, question number 1 is analyze the text of It's Country for Me and give one example of fact and opinion each। यानी आप बताएं कि It's Country for Me ये पूरे चैप्टर को एनालाइज करें और फिर इसमें फैक्ट एंड ओपिनियन की एग्जाम्पल्स दें। फैक्ट्स कौन से थे और ओपिनियंस कौन से थे? वैसे तो बहुत से फैक्ट्स और ओपिनियंस हैं, बट वी हैव सेलेक्टेड फ्यू। इन दिस चैप्टर द राइटर पेट्रिशिया डिमथ कन्वेज द मैसेज दैट फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर आर स्वीटर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। Farming represents a very important profession and it is a backbone of country's economy। मुल्क की मईशत के लिए खेती बाड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सो थ्रू एग्रीकल्चर वी लर्न सो मच अबाउट आवर इन्वायरमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, क्लाइमेट, सीजन्स एंड मोर। Moreover, the children growing up in farming life are more strong। फिर उन बच्चों के बारे में जोल की एग्जाम्पल दे के ऑन द होल उन तमाम बच्चों के बारे में बताया गया है जो कि एग्रीकल्चर लाइफ में या देहात की ज़िंदगी में पलते बढ़ते हैं। They are more strong, energetic and have practical and first-hand knowledge of everything because they have more chances to interact with their environment directly। Joel loves his work and uses his youthful energy indiscriminately। He is more skillful as he has practical knowledge of agriculture and therefore not typical of an average teenager। वो एवरेज टीनेजर की तरह का बच्चा नहीं है। ही प्लेज आउटडोर गेम्स, एन्जॉय सीइंग थिंग्स ग्रो एंड द चेंज ऑफ सीजन्स। अपनी आंखों से वो पौधों को, सब्जियों को, फलों को बढ़ते हुए देखता है, ग्रो करते हुए, पकते हुए देखता है। देन चेंज ऑफ सीजन्स, मौसमों की तब्दीली को वो देखता है। दैट इज़ वाई ही सेज दैट इट्स अ कंट्री फॉर हिम टू लिव फॉर एवर। ये ही उसका इलाका है, यही उसका मुल्क है, यही उसका देहात है जहाँ वो हमेशा रहना पसंद करेगा विद ऑल हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, फ्रीडम, comforts of hearth and home।
Now, the examples of fact in the chapter is, now facts क्या थे इस chapter के अंदर? एक तो fact जो मैंने देखा है वो ये है कि Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born 13 years ago. And second fact is the land he helps his father and brother is the land that his great-great-grandfather James Holland bought in 1860. And third fact is the Holland farm is near Scales Mount, a tiny town of 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. These are the facts. And what should be the opinion in the chapter? So I have selected few here. Some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. ये एक ओपिनियन है जोल का. वो कहता है कि टीवी में जो मैं सिटी के स्कूल्स को देखता हूँ वहाँ पे बच्चे से अपने क्लास के बच्चों को भी अच्छी तरह से नहीं जानते. And question number 2 is, yeah, I guess I pull mostly A's, some B's. वो कहता है हाँ sometimes ऐसे होता है मैं A grade हासिल करता हूँ, कुछ B भी ले लेता हूँ. Number 3 is the chores are boot work, hard, heavy and sometimes dirty. Number 4, if I had one word to describe Joel, it would be enthusiasm. ये उसका ख्याल है उसकी मदर का. And number 5 is, after living out here, I don't think I would ever want to be in the city. यहाँ रहकर मेरा नहीं ख्याल कि मैं शहर में कभी रहना चाहूँगा. यू जस्ट डोंट हैव द फ्रीडम और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वहाँ रह के ना आपके पास आज़ादी होती है ना आपकी कोई जिम्मेदारियाँ होती हैं. दीज आर दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ जोल. Now question number 2a is how coherence and cohesion is achieved in the essay. It's country for me. Illustrate with examples from the text. So, coherence, first of all, you will tell what is coherence. Coherence is a systematic and logical connection or consistency in a piece of writing. Like, देखें एक topic है, like इस chapter का जो topic है वो है It's country for me. ठीक है, और then rest starting from the very first paragraph till the end, it is connected, closely connected with the topic. ठीक है, तमाम जो इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, जो हैपनिंग्स हैं इस चैप्टर के अंदर पैराग्राफ वाइज दी गई हैं, दे आर ऑल रिलेटेड वेरी वेल विद द टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इट्स कंट्री फॉर मी. तो इसको इट इज़ कॉल्ड कोहेरेंस. यानी पैराग्राफ सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद पैराग्राफ वाइज जो इसकी सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट चलती जा रही है, दे ऑल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर. So coherence is a systematic and logical connection or consistency in a piece of writing. The first paragraph of the chapter shows the family's concern about the barn and cattle. अब देखिए पहले चैप्टर से ही उसकी मदर आती है और ये स्टार्ट ही तब से हो रहा है कि उसकी मदर कहती है कि विल यू गो टू द barn and feed the lamb. वो उसको कहती है और फिर Joel immediately comes out of his bed and he walks towards the barn and he feeds the lamb, etc. So all these things show their connection with farming and with barn and with fields, etc. Then rest of the paragraphs follow the same theme and thought. Joel is shown as a responsible young boy who is keen to visit barn and the farm, leads to the opinion that farming is his world. Then everything that followed is coherent with previous details. फिर उसके बाद जो जो चीज़ें आती गई वो जितनी भी पीछे डिटेल्स दी गई हैं उनसे क्लोजली कनेक्टेड हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. कोहीजन, व्हाट इज कोहीजन? कोहीजन इज अ कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट द सेंटेंस लेवल. यानी उसमें ओवरऑल आप टेक्स्ट को देखते हैं कोहेरेंस में कि उसका आपस में कनेक्शन है, पैराग्राफ्स का आपस में, फिर उन तमाम पैराग्राफ्स का टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है, टॉपिक से हट तो नहीं रहा वो. फिर कोहिजन इज द कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट द सेंटेंस लेवल. सेंटेंसेज आपस में, ये नहीं है कि एक सेंटेंस में अगर एक बात एक थॉट आपको दी गई है तो अगले सेंटेंस में उस थॉट की कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल जाए, रीडर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएं कि प्रीवियस सेंटेंस में तो ये चीज़ दी गई हुई थी और नेक्स्ट सेंटेंस में इससे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ पाई जा रही है. सो कोहिजन इज द कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट द सेंटेंस लेवल एंड इन द चैप्टर एवरी सेंटेंस सपोर्ट्स द अदर. हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट करता है. देयर इज नो कंट्रोडिक्शन फाउंड इन एनी ऑफ द सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब जोल. जोल को जो भी सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है अगले सेंटेंस में वो उसको और सपोर्ट किया जा रहा है, उसी थॉट को,
उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा रहा. There is a beautiful connection of ideas in these sentences without leaving any doubt in the minds of the readers. This is how you will answer this question. How coherence and cohesion is achieved in the essay It's Country for Me. Now, question number 3 is explain the significance of the title It's Country for Me and its connection to the theme of the lesson. Now, the title It's Country for Me is highly significant as it highlights the importance and beauty of life in the countryside. देहात की ज़िंदगी की अहमियत और उसकी खूबसूरती की वजाहत की जा रही है इसमें. In this chapter, the writer Patricia DeMuth conveys the message. वो एक message convey करती है कि fruits of hard work and labor are sweeter than anything else in the world. Farming represents a very important development in human history, considering the benefits that agriculture and its products bring us. We must say it is a backbone of country's economy. Through agriculture, we learn so much about our environment like plants, animals, soil, climate, seasons, and more. Moreover, the children growing up in farming life are more strong, energetic, and have practical and first-hand knowledge of everything because they have more chances to interact with their environment directly. Joel loves his work and uses his youthful energy indiscriminately. He is more skillful as he has practical knowledge of agriculture and therefore not typical of an average teenager. He plays outdoor games, enjoys seeing things grow and the change of seasons. That is why he says that he would love to live there in the countryside where they work hard in the fields and reap the benefits of labor. Besides, there is independence, responsibilities, happiness, natural environment and comforts of hearth and home, H-O-M-E, home. Question number 4 is describe Joel's treatment of Lambie, the orphaned lamb, and Jessica, the small dog. What does this show? When Joel's mother tells him to go to feed Lambie in the barn at 11:15 at night, he willingly goes to the barn to feed it. The air was cold and night was dark when he reached the barn. It shows his fondness for the Lambie. यानी यही चीज़ बता रही है कि वो कितना शौकीन है Lambie से, वो कितना प्यार करता है and how much he tends it, how much he looks after it. It shows that he cares about the animals. ये हमें ये चीज़ उसकी, ये जो एटीट्यूड है जोल का, हमें बताता है कि वो जानवरों की बहुत देखभाल करता है. एंड इज़ अ रिस्पॉन्सिबल बॉय. वो एक जिम्मेदार लड़का है. हु नोज हिज ड्यूटीज़, जो अपने फ़राइज़ को जानता है. एंड फुलफिल्स देम विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एहसास जिम्मेदारी के साथ उनको निभाता भी है. ही इज़ नेवर नेग्लिजेंट ऑफ द नीड्स ऑफ एनिमल्स एंड लुक आफ्टर देम एट हिज लेवल बेस्ट. वो जानवरों की ज़रूरियात से गाफिल नहीं है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उनकी हिफाजत करे. दैट्स वाई ही गोज़ इन एंड आउट ऑफ बार्न्स एटलीस्ट 10 times a day. दिन में 10 मरतबा तो वो बाड़े में आता जाता है. ही इज़ बाई नेचर अ टेंडर हार्टेड पर्सन हु लेंड्स हिज सर्विसेज टू ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स. इसलिए वो एक नर्म दिल इंसान है जो ना सिर्फ इंसानों के लिए काम करता है, खिदमत करता है, बल्कि जानवरों की भी खिदमत करता है. Question number 5 is compare and contrast your daily routine with that of Joel's. आप अपनी रूटीन और जोल की रूटीन को कंपेयर करें. How would you rate the motivational level of your doing work with that of Joel? आप क्या समझते हैं कि आपका मोटिवेशनल लेवल, काम करने का लेवल जोल के मुकाबले में कैसा है? Although this is how you have to tackle with this question, like although I'm a teenager like Joel, but there is a sharp difference in routine work if I compare myself to him. अगर मैं उससे compare करूँ तो हमारे routine work में बहुत बड़ा difference है. Joel reads in a school and when he comes home, Joel school में पढ़ता है, जब घर आता है he no longer remains a typical teenager like me. मेरी तरह का वो typical teenager नहीं है. He works on the farm, वो खेत में काम करता है. He has learnt all the skills of farming too, और खेती बाड़ी के तमाम महारतें उसने हासिल कर ली हैं, सीख ली हैं. He has all the opportunities to work freely in the open fields. खुले खेतों में वो आज़ादी से काम करने के उसके पास मौके हैं. See things grow, अपनी आंखों से वो देखता है पौधों को, फलों फूलों को बढ़ता हुआ. And enjoy change of seasons, और मौसमों की तब्दीली से भी लुत्फ अंदोज होता है. I don't have such environment to develop my personality. अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मेरे पास इस किस्म का माहौल तो नहीं है. I come back from school and complete
कंप्लीट ऑल माई स्कूल वर्क फर्स्ट, मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ या आता हूँ और अपना काम पहले ख़त्म करता हूँ. देन टू रिफ्रेश माई सेल्फ, आई कैन नॉट गो आउट इन हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ. अपने आप को फ्रेश करने के लिए तो मैं ज़िंदगी के बाहर जो अफरा तफरी है, शोर शराबा है, उसमें मैं नहीं जा सकता. इंस्टेड आई सिट कंफर्टेबली इन अ सिटिंग रूम, मैं अपने सिटिंग रूम में बैठ जाता हूँ एंड वॉच टीवी, और टीवी देखता हूँ. आई डोंट थिंक आई कैन डू हैवी वर्क लाइक जोल. मैं तो जोल की तरह का कोई भारी काम नहीं कर सकता एंड मे नॉट बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग लाइक हिम, और उसकी तरह जिस्मानी तौर पे भी इतना मजबूत नहीं हो सकता या हो सकती. बट इन माई ओन सेटअप, लेकिन अपने सेटअप में आई ट्राई टू परफॉर्म माई टास्क विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम मी. जो मुझसे मेरी ज़रूरत के मुताबिक जो काम है वो मैं ज़रूर करता हूँ या करती हूँ. दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद जोल. Question number 6 is, what skills one is required to learn if he wants to be a full-fledged farmer? अगर किसी को सही मुकम्मल तौर पे किसान बनना है तो उसे क्या महारतें उसके पास होनी चाहिए? In order to be a full-fledged farmer, farmers have to have many skills. उनके पास बहुत सी महारतें होनी चाहिए. They have to be machine operators. सबसे पहले तो उन्हें मशीनें ऑपरेट करने आनी चाहिए. ड्राइविंग इमेंस एंड पावरफुल व्हीकल्स, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और चलाने पड़ते हैं, बड़ी मशीनरी चलानी पड़ती है. सो सेकेंडली दे हैव टू बी मैकेनिक्स. उनको एट द सेम टाइम ड्राइवर्स तो होंगे लेकिन मैकेनिक्स भी होंगे, रिपेयरिंग देम. अगर मशीनरी ख़राब हो जाए तो उसको ताकि ठीक कर सकें. हस्बैंडमैन जो कि क्रॉप्स उगाते हैं और मवेशी पालते हैं, रेजिंग लाइफ स्टॉक, उनको हस्बैंडमैन होना चाहिए ताकि मवेशियों को पाल सकें. वेटरनेरियंस होना चाहिए, यानी जानवरों के डॉक्टर भी एट द सेम टाइम उनको एक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज टर्निंग देम व्हेन सिक, क्योंकि जानवर जब बीमार होते हैं तो वो उनको उनकी हिफाजत कर सकें, देखभाल कर सकें. एग्रीकल्चरिस्ट्स उनको होना ज़रूरी है. ग्रोइंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल, उन्हें पता हो कि बहुत बड़ी तादाद में फसलें कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कैसे उगाई जाएँ. एंड बिजनेस पीपल, मैनेजिंग अ फार्म ऑपरेशन वर्थ नियरली $1 million, यानी एट द सेम टाइम वो बिजनेस मैन होने चाहिए, क्योंकि उनको लेन देन का काम होता है अपने क्रॉप्स को सेल करने का, और फिर जो डॉलर्स की सूरत में या बहुत बड़ी रकम की सूरत में वो पैसों का हिसाब किताब उनको करना आना चाहिए. सो ऑल दीज स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अ फुल फ्लेज्ड फार्मर्स. Question number 7 is, in what way does Joel play the role of an adult? Joel कैसे बड़ों की तरह के काम करता है, although he is a teenager. So Joel plays the role of an adult. When he comes back from school, his life no longer remains the same as that of a typical teenager. He does chores after school, which are definitely boot work. Hard, heavy and sometimes dirty. क्योंकि उसे खेतों में काम करना होता है तो वो आते ही स्निकर्स उतार लेते और अपने बूट्स पहन लेते, क्योंकि उसे खेतों में जाना होता है. खेतों का काम ही बूट वर्क है. सो ही हेल्प्स रन द फार्म एंड सपोर्ट्स द फैमिली. ही हैज़ लर्नड ऑल द स्किल्स ऑफ अ फार्मर, ड्राइविंग हैवी मशीनरी, फीडिंग एनिमल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फार्म गेट्स, लिफ्टिंग वेट्स ऑफ ग्रेन एंड शॉवलिंग द लैंड. शोज दैट ही प्लेज द रोल ऑफ एन एडल्ट. Coming to the summary, It's Country for Me. In this chapter, the writer Patricia DeMuth conveys the message that fruits of hard work and labor are sweeter than anything else in the world. Farming represents a very important development in human history. Considering the benefits agriculture and its products bring us, we must say that it is a backbone of country's economy. Through the agriculture, we learn so much about our environment, like plants, animals, soil, climate, seasons, and more. Moreover, the children growing up in farming life are more strong, energetic, and have practical and first-hand knowledge of everything because they have more chances to interact with their environment directly. In this chapter, we are told about the young boy Joel, who is a very responsible boy and grows up in countryside. He loves to do farming and visits the barn to tend the animals many times a day. वो के बाड़े में जाता है, फार्मिंग करना पसंद करता है, जानवरों को बाड़े में जाके देखता है, बहुत दिन में कई मरतबा वो जाता है और जानवरों की देखभाल करता है. इन शॉर्ट, फार्मिंग इज वर्ल्ड. ये खेती बाड़ी उसकी दुनिया है. इन ऑर्डर टू बी अ फुल फ्लेश फार्मर, फार्मर्स हैव टू हैव मैनी स्किल्स. दे हैव टू बी मशीन ऑपरेटर्स, ड्राइविंग इमेंस एंड पावरफुल व्हीकल्स. दे हैव टू बी मैकेनिक्स, preparing them, husbandmen, raising livestock, veterinarians, tending them when sick, agriculturists, growing food on a large scale, and business people managing a farm operation worth nearly $1 million. So Joel has learned all these skills.
He loves his work and uses his youthful energy indiscriminately. He is more skillful as he has practical knowledge of agriculture and therefore not typical of an average teenager. His mother describes him in one word, that is enthusiasm. He plays outdoor games, enjoys seeing things grow and the change of seasons. That is why he says that his own farm is a country for him, with all happiness, beauties, independence, facilities, natural beauty, and comfort of hearth and home. Here is the end of explanation, exercise and summary of the chapter It's Country for Me. लाइक कर दीजिएगा वीडियो को. I request you to comment on it, like it, share it as much as you can and subscribe it once you have not subscribed before. Thanks for watching this video.